नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने एमसीक्यूज के साथ। तो आइए देखते हैं आज का बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो शेड्यूल है हमारा पार्ट 2 में, यानी कि शेड्यूल 3 और पार्ट 2 में कंपनीज एक्ट के 2013 डील विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। तो जैसा कि बेटा हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 2 पार्ट्स में। और जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक पार्ट होता है हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2। तो शेड्यूल 3 के अंदर बेटा, शेड्यूल 3 के अंदर और पार्ट 2 की जब बात करते हैं तो वहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्ट 1 में आता है बेटा क्या, आपका बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पार्ट 2 में आता है। किसके अंदर सर, शेड्यूल 3 के अंदर। किसमें, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था बी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसीट ऑफ रेवेन्यू नेचर। इसमें से कौन सी जो रिसीट है वो हमारी क्या है, रेवेन्यू नेचर की है ना। अब कैपिटल हमने 2 टाइप्स की पढ़ी हैं, इसमें कैपिटल रिसीट्स होती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। जैसे कि हम अपनी पिछली बेसिक कंसेप्ट वाली क्लासेस में इन सब चीज़ों को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा भी है ना। तो वहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा कि भाई सर हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े। आपने वीडियो अगर वो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं चैनल पर और वहाँ पर आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे। और उनके अंदर मैंने ये सभी चीज़ें क्या की है बेटा, 1 बाय 1 बाय टॉपिक्स आपको पढ़ाई हुई हैं। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, रिसीट्स की। और रिसीट्स कौन कौन सी बच्चे, यहाँ पे रिसीट्स है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। अब आपने देखा था कि सर जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं या फिर रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं तो सर कैपिटल रिसीट्स का अगर सिंपल फंडा हम लोगों को सीखना है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका कैपिटल रिसीट। दिख रहा है आप सभी को, है ना, आप सभी को बोर्ड पे नजर आ होगा कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का सिंपल सा फंडा है सर, या तो हम क्या करें, कोई लायबिलिटी रेज कर लें, है ना, यानी कि सर क्या करें, इंक्रीज कर लें लायबिलिटीज, या फिर सर डिक्रीज हो जाए हमारी क्या, असेट्स। हाँ सर, कोई हमने क्या कर दिया, सेल ऑफ असेट्स कर दी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है सभी को, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा होगा आपको, यानी कि असेट्स क्या हो रही है, कम। तो सर जब असेट्स कम हो रही है तो ये हमारे लिए क्या है सर ये हमारे लिए बन गई कैपिटल रिसीट। सर अमाउंट बोरो, अब बैंक से लोन लोगे तो बेटा ये भी आपके लिए क्या क्रिएट करेगा, एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा। इसको भी मैं क्या बोलूंगा सर, इसको भी हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। इसके साथ साथ बेटा कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, एक्विजिशन लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एमसीडी ने क्या करा, आपसे ले ली। तो आपने पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट में, है ना, इनकम टैक्स एक्ट में जब हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते हैं बेटा तो वहां पर क्या आता है कि भाई कैपिटल गेन हो रहा है, आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है किससे, एमसीडी से। तो वो भी क्या है आपके लिए कैपिटल रिसीट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आता है सर कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सॉरी ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास सर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। तो यही पूछा था इसमें से कौन सी रिसीट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी क्या है बेटा, करेक्ट है कि हमारे पास सर रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट ही क्या होगी, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। बाकी सभी क्या है, कैपिटल रिसीट्स हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, कि सर पर्सनल ट्रांजैक्शंस, जो हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज, है ना। जब कभी भी बच्चों, जब कभी भी यहाँ पे बेटा आपको नजर आए रीजनिंग तो यहां लगा दो बिकॉज अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस सेपरेट होता है किससे बेटा, अपने ओनर से। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है
कि एवरी बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हमने कहाँ पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। सर रीजनिंग तो एकदम करेक्ट नजर आ रही है मुझे, लेकिन जब बात करते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन की, अगर आपने देखा है कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बिजनेस में होती हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो पर्सनल ट्रांजैक्शन कर लेता है, कौन, ओनर या फिर प्रोपराइटर या पार्टनर, तो आप उसको एक वर्ड नाम देते हो जिसको आप बोलते हो ड्रॉइंग्स। एम राइट? उस वर्ड को आप क्या नाम देते हो, उस वर्ड को आप नाम देते हो बेटा ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या रिकॉर्ड नहीं की जाती बिजनेस में? डेफिनेटली सर की जाती है बिजनेस में ड्राइंग्स रिकॉर्ड। तो जब ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि सर स्टेटमेंट ए क्या है हमारी रॉन्ग है और आर क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, एकदम करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्योंकि पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम ड्राइंग्स मान लेते हैं किसमें, बिजनेस में, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो असर्शन तो गलत है, लेकिन रीजनिंग क्या था, आर सही था। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री की बात कर रहा है बेटा, इज नॉट रिकॉर्डेड। अब ध्यान रखना, जब कभी एग्जाम में नॉट देता है ना, तो बहुत लोचे वाली बात करता है, हमें कंफ्यूजन देता है सबसे ज्यादा। नॉट वर्ड जहां पे मिल गया उस क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमेशा, ठीक है। कहता है इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जनरल एंट्री नॉट रिकॉर्डेड व्हेन, कब, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट क्रेडिट। सर हो सकता है, सर हो सकता है बैंक में पैसा आया हो दो जगह से, कमीशन रिसीव हो गई हो, सैलरी रिसीव हो गई है, रेंट रिसीव हो गया, हो नहीं सकता क्या? सर डेफिनेटली हो सकता है। टू और मोर अकाउंट डेबिटेड, वन इज क्रेडिटेड, सर ये भी पॉसिबल है। मैंने क्या करा सर, रेंट की पेमेंट करी, सैलरी की पेमेंट करी और लिख दिया टू कैश अकाउंट। तो टू और मोर अकाउंट डेबिट हुए और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है सर। कहता है टू और मोर अकाउंट डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। और लास्ट वन बोलता है ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सी एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है? तो सर यहां पे हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा ओनली डी। क्या होगा, ओनली डी। यहां पे कौन सी एंट्री गलत है, ऑनट्री डी वाली एंट्री क्या है आपके पास, गलत है, जो कि मैंने आपको बाय रिकॉर्डिंग के साथ भी दिखा दिया। क्लियर है? जनरल एंट्री जो आप लोग करते हैं नॉर्मली। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, है ना बेटा, कंपैरिजन करता है एक्चुअल कॉस्ट की और एस्टिमेटेड कॉस्ट की। और आपको ऑप्शन दिए यहाँ पे कितने बेटे, 4। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्या कहता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। 4 ऑप्शन मेरे को दिए, कौन कौन से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो देखा होगा जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं बच्चों, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें सर हमारे पास क्या आता है, सर यहाँ पे क्या होता है, हम सिंपल सी क्या एक ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, बिल्डर है चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आपने क्या करा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा, यानी कि आपने उसके लिए काम करा और उससे पैसा रिसीव कर लिया। वहाँ पे एक्चुअल और स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही। जो ये बातें होती हैं वो कहाँ होती हैं बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। कहाँ पे होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा नाम है इसका वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस में जैसे कि आप करते थे कि क्या एक्चुअल को आप स्टैंडर्ड से क्या करते थे, कंपेयर करते थे। यही करते थे हम क्लास में, जब हम क्लास करते थे तो उसमें क्या करते थे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से निकालते थे, उनके बीच में देखते थे फेवरेबल है या एडवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बेटा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो आइए 26 देखते हैं क्या कहता है।
26 क्वेश्चन बोलता है बेटा हमसे कि सर जी इन केस द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी इज कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है बेटा किसकी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। किसकी बात की गई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कौन सा, 1881। इससे भी क्वेश्चन आता है भैया कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये, तो कहता है जी इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो है कौन सा, 1881 है, जिसके अंदर बात की जाती है किसकी बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज की। आ रही बात समझ, जिसके अंदर किसकी बात की जाती है सर, बात की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, कोई बताएगा मुझे। देखो कितने क्वेश्चन रेज हो गए यहाँ पे। एक क्वेश्चन रेज ये हो गया कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। यस सर। कौन सा एक्ट है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कौन सा यार, 1881। ठीक है सर। इसके साथ साथ बात करते हैं बेटा किसकी, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, तो सर 3 पार्टी होती हैं। सर कौन कौन सी, एक होता है बेटा ड्रॉअर, एक होता है कौन बेटा ड्रॉई, और एक कौन होता है पेई। ठीक है, हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ड्रॉ और पेई एक पर्सन हो सकता है, लेकिन 2 पर्सन तो मिनिमम होंगे ही, ड्रॉअर और ड्रॉई। और 3 पर्सन कौन होते हैं, तो आपके पास जब ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कितनी पार्टीज होती हैं इसमें। कोई आपसे पूछे कितनी पार्टीज होती हैं तो क्या बोलोगे, सर 3 पार्टी होती है। ठीक है, अब बात करता है इनकैशमेंट की। तो बेटा अगर उसने डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले बिल को इन कैश कराया है, किसने, ड्रॉअर ने, या फिर आप क्या बोल सकते हैं सर, पेई ने। क्या बोल दें सर, पेई ने बोल दें, या क्या बोल दें, ड्रॉअर ने उससे पहले बिल कराया है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, अगर मैं अपना बिल, एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, और बी ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया होता है, और ए ने क्या किया होता है, उसको ड्रॉन किया होता है, और ए अपना बिल किसको दे दे बेटा, सी भाई को दे दे। अगर ए अपना बिल सी भाई को दे दे, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में हम बोलेंगे सर एंडोर्समेंट हो गया। रिटायरिंग ऑफ बिल, मैच्योरिटी से पहले आपका जो ड्रॉई है वो आपको अमाउंट पे कर देता है, तो क्या बन जाता है बेटा, रिटायरमेंट ऑफ बिल। आप अगर बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेते हो तो क्या बन जाता है बेटा, वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और बंदा ऑन मैच्योरिटी डेट पे या फिर आपकी ड्यू डेट पे आके मना कर दे, पैसा मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या जवाब देंगे उसको कि भैया डिसऑनर ऑफ बिल हो गया। क्लियर है बात। तो यहाँ पे बेटा फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर था सी। डन, यहाँ तक बात क्लियर है, शाबाश बेटे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ऑब्टेन्ड बाय। अब हमारे पास यहाँ पे भी देखो पास्टेज फॉर्मूला है, फिशर फॉर्मूला है, मार्शल फॉर्मूला है, एजवर्थ फॉर्मूला है, और फैमिली बजट मेथड है। कितने मेथड है बेटा हमारे पास, सर 4 मेथड है। कौन कौन से, पास्चे फॉर्मूला, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला, और फैमिली बजट मेथड। तो बड़ा ध्यान रखना, जब कभी भी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमेशा हम फॉर्मूला किसको लगाते हैं, फैमिली बजट मेथड। क्योंकि बेटा पास्चे आइडियल जो मार्शल लग रहा है, इसको हम बोलते हैं वेटेड, क्या बोलते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। जब फैमिली बजट की बात आती है तो उसमें हम निकालते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें आपके 2 मेथड होते हैं, ठीक है, एक एवरेज मेथड और एक सिंपल मेथड। तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या निकल आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैमिली बजट मेथड फॉर्मूला। क्लियर है, बाकी हमने इसको डिस्कस किया था क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन सभी में से, 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास क्या है बेटा, सही है। तो बात करता है डिवेंचर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। बताओ भाई, क्या जो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर होते हैं? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं,
क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो क्या होते हैं, आते हैं अपने पैसे पे इंटरेस्ट लेते हैं, पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं। हाँ सर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, हाँ सर बोल दो कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं सर, पहली बात तो क्या है, गलत है सर, पहली बात क्या है, गलत है, डिबेंचर होल्डर ओनर कंपनी के नहीं होते। ओके, सेकंड पॉइंट पे आता हूँ बेटा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है अ डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्या ऐसा कोई प्रोविजन या प्रावधान है कि भैया जब कंपनी लिक्विडेट होगी या कंपनी डिसॉल्व होगी तो ही आप क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वेरी गुड बेटा। तो ये भी यहाँ पे इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम एट प्रीमियम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ डिबेंचर होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी ओनली इफ इट मेक्स प्रॉफिट। ऐसा कोई पॉसिबल है बेटा कि कंपनी जब प्रॉफिट में होगी तो ही डिबेंचर होल्डर को पैसा देगी? नहीं सर, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट हो सकते हैं सर, और रिडीम एट प्रीमियम हो सकते हैं, जिसमें कि हम केसेस पढ़ते थे क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जहां पे हम देखते हैं इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। उसके बाद बेटा इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और इशूड एट पार, रिडीमेबल ऑफ प्रीमियम। तो ये हमने सीखा था, यानी कि डिबेंचर कभी भी डिस्काउंट पे इशू तो हो सकते हैं लेकिन रिडीम नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है बच्चा, हमारे पास करेक्ट आंसर है। और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे कहते हैं बेटा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया क्या, प्रैक्टिकल। और ध्यान रखना हमारे जो क्वेश्चन है, जो DSSS BA या UGC नेट है या फिर कोई भी हमारा UP TGT PGT कॉमर्स के क्वेश्चन जो होते हैं, सभी के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं, थ्योरी भी क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। और ये आप देखोगे जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके DSSS B UGC नेट सभी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें PYQ भी है, कुछ अपने क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस हमारे लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सेल ईयर की हमारी बेटा कितनी थी, 60,000। ठीक है सर, ये हमारी सेल है, तो सेल क्या होगी, एक तरीके से हमारी रेवेन्यू हो गई। क्लियर है बात। कहते हैं बेटा परचेज करी 35,000 की, एक्सपेंस मेरे कितने 8,000, क्रेडिटर ओपनिंग 10,000 थे, क्लोजिंग 18,000 है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे ओपनिंग हमारे पास कितने थे पहले से ही 10,000 रुपये तो क्रेडिटर के देने हैं, प्लस हमने 35,000 की और खर्चे कर लिए, और क्लोजिंग अभी हमें कितने बचे हैं क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास, सर वो है हमारे 18,000। इसको इसमें से माइनस करो तो बताओ कितना आता है मुझे, फटाफट से जल्दी बताएं मुझे। सर ये तो हो गया 45, हाँ बच्चों की तरह करेंगे हाँ धीरे धीरे। 45 माइनस 18 कितना आ गया, जल्दी बताएं भाई। सिंपल 45 में से 20 माइनस करो, कितना होता है 25, प्लस 2 कर दो, सो सर 27 आ जाएगा। ठीक है सर, 27 तो अभी पेमेंट है, प्लस आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, वो कितने 8,000। तो बेटा 27 में 35 ऐड आ जाएगा, 8 ऐड करते ही हाँ सर 35 आ जाएगा। रेवेन्यू कितनी थी सर 60,000, पेमेंट कितनी हो गई सर 35,000। तो बताओ कितना आंसर आना चाहिए सर, कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो 25 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। किसको छोड़कर हमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन देती है। तो पहला है बेटा हमारे पास क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री वैल्यूज या कैश फोरकास्ट। सर कैश फोरकास्ट की बात थोड़ी सी हमें अलग लग रही है। हाँ बेटा ये एकदम करेक्ट आंसर है कि सर कैश फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन हमें कौन नहीं देती, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन हाँ प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री वैल्यू, तीनों ही किसके पार्ट हो गए, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो यहां तक बात समझ में आती है बेटा। ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चन करे सर, 10 क्वेश्चंस करे।
और n क्वेश्चंस में इसका आंसर बेटा बताया ना डी, इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, मिलेंगे बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।